Demerits of गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट इनकैपेबल एंड फूल्स। समझ आ गया था कैसे ये अज्ञानी और अयोग्य लोगों का शासन है। उसके बाद इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। संख्या को ज्यादा महत्व देता है किसकी अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा। फिर नेक्स्ट देखो, इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यह अनुत्तरदायी शासन है या उत्तरदायी शासन नहीं है, एक ही बात है। यह उत्तरदायी शासन नहीं है, इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर यह माना जाता है कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उत्तरदायी शासन प्रणाली है ना। जनता ने जो प्रतिनिधि निर्वाचित किए हैं उनको अपने सारे कामों का जवाब जनता को देना होता है। लेकिन अगर व्यावहारिक तौर पर हम देखें तो हमें ये देखने में लगता है कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली उत्तरदायी शासन प्रणाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो आम जनता है उसकी जो वैल्यू है, उसकी कीमत सिर्फ चुनावों के दौरान ही होती है ना। चुनाव आपने भी देखा होगा, इलेक्शन के टाइम तो क्या करते हैं पॉलिटिशियंस या जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के पैर पकड़ लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, है ना। जो वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे। मतलब उस टाइम चुनाव के टाइम ही आम जनता की जो है वो वैल्यू समझ में आती है, या हम कह सकते हैं कि वो उसी टाइम सब लोग बने होते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद जनता की कोई भी नहीं सुनता है। उम्मीदवारों को भी पता होता है, जो विजयी उम्मीदवार हैं ये एटलीस्ट 5 साल तक जो है वो अगर वो ना भी करें तो भी काम चल पड़ेगा। 5 साल के बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब देखा जाएगा, है ना। तो मतलब कुछ एक टाइम है, फेज है जब जनता की वैल्यू बढ़ती है, अदरवाइज जो है वो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के अवगुण। डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के अवगुण। प्रजातंत्र में हमने फीचर में पढ़ा था कि राजनीतिक दलों का होना प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में एक अनिवार्यता है, विशेषता है। बिना राजनीतिक दलों के प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को सफलता से इसका संचालन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब राजनीतिक दल आएंगे तो राजनीतिक दलों के जो दोष हैं वो भी प्रजातंत्र में आ जाएंगे। जैसे कैसे दोष? राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं होती है। जो पार्टी कहेगी वही उनको मानना पड़ेगा, पार्टी के कहे अनुसार ही सदस्य को चलना पड़ता है। हो सकता है कि किसी मेंबर की, किसी कार्यकर्ता की अपनी कुछ इंडिविजुअल राय ओपिनियन हो, है ना, जो उसकी पार्टी से मेल नहीं खा रही हो, लेकिन वो चाह करके भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता है। उसको लग भी रहा है कि पार्टी गलत कर रही है, तब भी वो पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो पार्टी से बाहर गया तो हमेशा के लिए ही बाहर कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? मतलब संगठन पार्टी जो कह रही है उसी के अनुसार उनको चलना पड़ता है। इसके अलावा राजनीतिक दल जो देश की एकता है उसको भी नष्ट करते हैं। कैसे नष्ट करते हैं? देश उतने भागों में बढ़ जाता है जितने की पॉलिटिकल पार्टी देश में होती है। हमारी बात समझ में है ना, कि हम आपको फलानी पार्टी अच्छी लग रही होगी, उसका संगठन अच्छा लग रहा होगा, उसकी विचारधारा अच्छी लग रही होगी तो आप उस पार्टी से जुड़ जाएंगे, है ना। दूसरी पार्टी की विचारधारा आपसे मेल नहीं खा रही है, आप कुछ नहीं रखते, उनको आप कैसे देखेंगे? थोड़ा सा नफरत की उससे देखते हैं, निगाह से देखते हैं। आप कॉलेजों में ही देख लो, जो स्टूडेंट फेडरेशन बनी हुई होते हैं आपस में कैसे लड़ रहे होते हैं। जैसे कि पता नहीं भारत पाकिस्तान का वो युद्ध हो रहा है और क्या करना है, इतने दुश्मन है। जैसे भारत पाकिस्तान जो है अपने आप को दुश्मन समझते हैं, वो वैसे अपने आप को समझते हैं, वैसे लड़ रहे होते हैं। जबकि वो बनाए किसके लिए गए हैं? छात्रों के हितों के लिए, लेकिन वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं एक प्रकार से। जबकि क्या होना चाहिए, उनको मिल करके काम करना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए ही है। अरे वैसे ही राजनीतिक दलों का भी है। देश इतने भागों में बढ़ जाता है जितने पॉलिटिकल पार्टी है कि हम तो फलानी पार्टी से जुड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी पार्टी के लोगों को मांगना भी पड़े तो वो भी क्या है, जायज़ है, सही है ना। तो एकता नष्ट होती है। उसके बाद में इट इज हाईली एक्सपेंसिव, ये बहुत खर्चीली शासन प्रणाली है। इट इज हाईली एक्सपेंसिव, यह बहुत खर्चीली शासन प्रणाली है। खर्चीली कैसे होगी? समय समय पर क्या होते हैं, टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं, है ना। और इलेक्शन करवाना बहुत खर्चीला प्रोसेस है।
उसके बाद लिखो इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द रिच, यह अमीरों का शासन है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द रिच, अमीरों का शासन है। पहले हमने डिस्कस किया कि खर्चीली शासन प्रणाली, अब हम कह रहे हैं कि अमीरों का शासन है। जाहिर सी बात है खर्चीली, पैसा ज़्यादा खर्च होता है इसमें, है ना, इलेक्शन में करवाने के लिए भी और लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए। तो आम व्यक्ति भले ही कोई योग्य होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो कैसे इलेक्शन में खड़ा होगा और कैसे जीतेगा? क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों के साथ लेके आने हैं, साथ में जाना है, प्रचार करना है, लोगों से मिलना है, तो मतलब पैसा चाहिए होता है। तो पैसा हर एक के पास तो नहीं होता है ना, गरीब व्यक्ति कैसे, वो तो बेशक उसको राइट है चुनाव लड़ने का, लेकिन बिना पैसे को कैसे चुनाव लड़ेगा जब उसके पास पैसा ही नहीं है? तो आधे से ज़्यादा लोगों को पैसे ही बैठ जाते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अमीरों का शासन है, जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव में खड़ा होगा और वही जीतेगा। उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत की तानाशाही। डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत की तानाशाही। बहुमत क्या होता है? जिसका बहुत ज़्यादा वोट है ना, या जिस बात को ज़्यादा लोग जिससे सहमत, वही निर्णय इम्प्लीमेंट होता है ना, होता है ऐसा कि नहीं? तो विधानमंडल में जिस दल को मेजॉरिटी प्राप्त होती है लेजिस्लेचर में, उस पार्टी की सरकार बन जाती है। और जब उस पार्टी को पता है कि हमारे पास अगर तो उसके पास फुल मेजॉरिटी होगी, तो वो सरकार क्या कर सकती है? अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि विधानमंडल में आसानी से बिल पास हो जाएंगे। जो दूसरा हाउस है, लोअर हाउस, सॉरी अपर हाउस है, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, तो राज्यसभा का तो मतलब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी लोकसभा की है। और लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा उसकी सरकार बनेगी, तो उसके मतलब बहुमत है उस पार्टी का, तो वो कोई भी बिल लेकर के आएगा वो आसानी से लोकसभा से पास हो जाएगा। बेशक वो क्या होगा, जनता के मानो हित में भी नहीं है। जैसे किसान आंदोलन अभी चला हुआ था, है ना, किसानों से रिलेटेड जो विधेयक आया था, तो वो पास हो गया। क्यों? मेजॉरिटी थी उस पार्टी की, तो वो पास हो गया। बेशक बाद में फिर क्या हुआ, विरोध हुआ, उसका आंदोलन हुआ, है ना, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये कि कानून बन जाता है कोई भी आसानी से अगर क्या हो, पार्टी की मेजॉरिटी। तो इसलिए कहते हैं कि जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, उसकी तानाशाही चलती है इस शासन प्रणाली में। जिस दल के पास क्या होगा, बहुमत होगा, वो सरकार बनाएगा, उसको पता है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, आसानी से हमारे बिल जो है वो विधानमंडल में पास हो जाएंगे और कानून का निर्धारण कर देंगे। तो वो एक तरह से तानाशाह रवैया धारण करता है जो रूलिंग पार्टी है। उसके बाद है इट इज नॉट अ रूल ऑफ मेजॉरिटी। वास्तव में यह बहुमत का शासन नहीं है। इन रियलिटी इट इज नॉट अ रूल ऑफ मेजॉरिटी। वास्तव में बहुमत का शासन नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रजातंत्र वास्तव में बहुमत का शासन नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले तो ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो शासन के कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं, और अधिकतर लोग जो है वो मत का प्रयोग भी नहीं करते हैं, है ना, आधे ही करते हैं। आपने देखा होगा जो वोटिंग परसेंटेज होगी वो 60-70 के करीब ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो बाकी के लोग 30-35-40% लोग कहाँ हैं, है ना? तो आप तो सिर्फ 60% लोगों की मेजॉरिटी निकालते हैं, है ना, बाकी 40% कहाँ है? उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका तो सहमति नहीं थी इस पार्टी में, जो पार्टी लगी। इसके अलावा जो दल सरकार बनाता है उसके समर्थन में डाले गए वोट, कुल डाले गए वोटों का बहुमत नहीं होता। अब ये मान के चलते हैं हम, ठीक है, कि टोटल वोट थे 1000 वोटर, पढ़ने थे 1000, है ना, 1000 का कितना हो गया? चार पार्टियां थी, एक पार्टी को मिले 300 वोट, ठीक है, बाकियों को मिले कितने बचे? 700 बचे। 700 को अब कितने में डिवाइड करना है? 3 में डिवाइड करना है। मान लो एक को 150 मिल गए, एक को 200 मिल गए, है ना, एक को 250 मिल गए, 100 मिल गए, ऐसे करके। लेकिन सरकार किस पार्टी की बनी है? जिसको ज़्यादा वोट मिले, 300, है ना, 350 मिले। लेकिन बाकी वोट कितने बचे टोटल? 650। तो ज़्यादा क्या हुआ वैसे देखा जाए तो 600, लेकिन सरकार किसकी बन गई? 350 जो लोग बने। तो मेजॉरिटी कहाँ होगी? मेजॉरिटी वाले तो मेजॉरिटी जो था वो तो उसकी राय तो कुछ और ही थी, है ना, बेशक वो अलग अलग दलों में बंट गई, लेकिन वो क्या थी? मेजॉरिटी टोटल मिला करके देखें तो मेजॉरिटी
खूब आगे बढ़, तब आपको ये समझ में आएगी कि मैम कैसे थे। लेकिन यहाँ आपको समझ में आया टोटल वोटर कितने थे? 1000, है ना। 350 हमारा जीत गया। हमने ये मान के चला कि उस पार्टी को सबसे ज्यादा मिली थी तो वो जीत गई। लेकिन बाकी के जो 500-600 वोट थे तो उससे भी ज्यादा थे, उनको तो कुछ ही नहीं, पार्टी की तो सरकार ही नहीं बनी। इसलिए कहते हैं कि ये बहुमत का शासन नहीं। उसके बाद अनस्टेबल एंड वीक गवर्नमेंट, अस्थायी एवं कमजोर शासन। अनस्टेबल एंड वीक गवर्नमेंट, तो जिन देशों में बहुदलीय डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पर एक से बहुत ज्यादा राजनीतिक दल है, और अगर इन केस अगर तो किसी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हो गई तब तो वो तानाशाह बन जाएगा, अपनी मर्जी चला सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले तब क्या होता है? तब बनती है कॉलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकारें या गठबंधन सरकारें, मतलब आपस में गठजोड़ करके जो सरकार बनानी होती है उसको कॉलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकारें। जो भारत की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो 1989 के बाद से लेकर के जो सरकारें बनी वो कॉलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब मिली जुली सरकारें बनी थी। आपस में किसी भी पार्टी को क्या नहीं हो रहा था? क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। तो फिर क्या किया? 2-4 राजनीतिक दल इकट्ठा हो गए, है ना। एक ने कहा कि हम भी आपको सपोर्ट देते हैं, हम भी आपको सपोर्ट देते हैं, मिल गए और जितना जो चाहिए था, मेजॉरिटी चाहिए थी, उतनी उन्होंने हासिल कर लिया। अब एक तो आपको पता है एक ऐसी सिचुएशन है कि मेजॉरिटी एक ही पार्टी को हासिल है, तब तो ठीक है। लेकिन एक तरफ सरकार बनी है, 3-4 दलों ने मिल करके बनाई हुई है, तो क्या वो वाली सरकार ज्यादा स्टेबल रहेगी या जो सिर्फ एक पार्टी की सरकार है वो स्टेबल रहेगी? एक पार्टी वाली, है ना, क्योंकि उसको किसी और को विश्वास में नहीं लेना होता, किसी और को खुश करना नहीं होता है। लेकिन जहां पर 3-4 पार्टियों ने मिल करके सरकार बनाई है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? सभी को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक भी दल में पीछे हट गया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अल्पमत मतलब सरकार के पास उतने मत नहीं रहेंगे जितने की सरकार बनाने के लिए चाहिए थे। क्यों? क्योंकि एक के पीछे मान उनके पास 50 सीटें हैं लोकसभा की, है ना, तो 50 सीटें सरकार के पास कम हो गई तो सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार गिर भी सकती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, है ना, गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? क्योंकि वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते। विश्वास मत मतलब मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए थे संसद में कि उनके पास क्या है? मेजॉरिटी है। क्योंकि समर्थन दलों ने क्या कर लिया था? आप पीछे खींच ली कि हम आपको समर्थन नहीं देंगे। अगर देते तो उनकी सरकार रहती। लेकिन वही बात है, जब मिली जुली जब खिचड़ी बनती है तो फिर क्या होता है? सबको खुश करना पड़ता है। तो एक भी नाराज हो गया तो फिर सरकार गिर जाएगी। जब आपको पता है कि एक पार्टी को ही क्या हुआ है? फुल मेजॉरिटी मिली हुई है, तब उसको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी की सरकार है। वो जो डिसीजन लेगा वो सबको मानेगा, जो कार्यकर्ता है वो तो पार्टी के अनुसार ही चलेंगे, है ना। औरों को तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि और तो जुड़े ही नहीं है। लेकिन जहाँ और लोग भी जुड़ जाते हैं और पार्टियां भी जुड़ जाती हैं, फिर आपको उनको सबको खुश रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को अगर आप देख लीजिए, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, है ना, सरकार के पास क्या है? मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी सरकार को क्या है? अन्य दलों का भी सहयोग है। अगर क्या किया किसी एक भी, जैसे नीतीश कुमार का नाम आपने सुना होगा, चंद्रबाबू नायडू का नाम सुना होगा आपने, है ना, कौन सी पार्टियां हैं? जनता दल है और एक नीचे साउथ की डीएमके शायद, तो पता होना चाहिए, आपको पता लग गया है ना कि क्या है। तो अगर एक दिन पीछे हाथ खींचिए तो सरकार डेंजर जोन में आ सकती है। तो सरकार की रणनीति क्या रहेगी? उनको खुश करने की, ताकि वो क्या रहे? साथ में ही रहे। क्योंकि पीछे हट गए तो सरकार के पास जो है वो सरकार अल्पमत में आ सकती। इससे पहले सरकार के पास ऐसी सिचुएशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सरकार के पास, एनडीए के पास, बीजेपी के पास खुद अपनी मेजॉरिटी थी। तो कोई घटक दल जो साथ में था वो हट भी जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास बहुमत से ज्यादा सीटें थी। तो थोड़ी बहुत हट भी जाती तो कोई फायदा नहीं, तो मतलब कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अभी क्या है? पूरा मतलब बिल्कुल बैलेंस में है। तो ये भी पीछे हट गया, सरकार हुकूमत में आ सकती है। तो इसलिए कहते हैं अनस्टेबल एंड वीक गवर्नमेंट। जब मिली जुली सरकारें बनती हैं तो उनके टूटने का डर बना रहता है। अगर आप भारत की हिस्ट्री को देखो, 1989 के बाद की आपने रिसर्च करनी है, कितनी सरकारें बनी उस टाइम, कितनी हिली, कितनी बार इलेक्शन हुए, फिर सरकार गिरी, फिर इसको सपोर्ट दे दिया वो, है ना, तो दूसरी सरकार गिरी, फिर इलेक्शन करवाने पड़े। तो वो जो दौर था 89 के बाद का, वो मिली जुली सरकारों का दौर था। मतलब मिलजुल करके बन रही थी सरकारें, बहुत से राजनीतिक दल मिल करके सरकार बना रहे थे। और
फिर कोई नाराज हो जाता था तो वो क्या कर देता था, पीछे हट जाता था, अपना समर्थन वापस ले लेता था और सरकार गिर जाती थी, मतलब खत्म हो गई। इसके बाद द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी इज लोड डाउन, नैतिकता का स्तर गिर जाता है। द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी इज लोड डाउन, नैतिकता का स्तर गिर जाता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद झूठ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार, मतलब जिन भी तरीकों से, चाहे वो तरीके सही भी नहीं है, उन तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं चुनाव को जीतने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें जब यूज होंगी, भ्रष्टाचार घूसखोरी, है ना, तो इनसे क्या हो जाएगा, जो मॉरलिटी है, जो वैल्यूज हैं सोसाइटी में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये होता है ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, आप में योग्यता है तो आप जीतेंगे, नहीं आप अयोग्य हैं लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, पैसों के बल पर चुनाव जीत रहे हैं, या धमका करके, या जो मर्जी आपने साधन अपना लिया उसके बल पर आके चुनाव जीत रहे हैं, और आप क्या हैं, एक प्रकार से अयोग्य हैं। तो क्या आप समाज के लिए कुछ दे पाएंगे, देश के लिए कुछ दे पाएंगे, नहीं, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, नैतिकता का स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद वो इट इज वीक इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, ये तो हमने कल भी किया था कि इट इज वीक इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, संकट काल का मुकाबला करने में कमजोर, कल हमने डिस्कस किया था। इट इज वीक इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, संकट काल का मुकाबला करने में कमजोर। संकट काल का मुकाबला करने के लिए कौन सी शासन प्रणाली चाहिए, ऑथोरिटी, क्योंकि एकदम क्विकली डिसीजन लेने होते हैं जो तानाशाह ले सकता है, बेशक अच्छा बुरा जैसा भी लेना है, पर डिसीजन लेना है क्विकली। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबको विश्वास में लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, मिली जुली सरकार बनी हुई होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, जो चार और भी दल हैं जिन्होंने सहयोग दिया हुआ है सरकार बनाने में, उनसे भी बात करनी पड़ेगी कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, करें या ना करें। नहीं कर दिया और वो नाराज हो गया कोई दल, तो वो क्या कर लेगा, पीछे हट जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो मतलब सरकार को क्या करना पड़ता है, सबको विश्वास में लेना पड़ता है, तब तक क्या हो जाएगा, है तब तक चोर आकर के चोरी करके भी लुटेरा लूट के भी चला जाए। तो संकट काल के लिए इसको सही भी माना जाता है। गुणों में आपने लिखना है संकट काल के लिए अच्छी है, वो कैसे अच्छी है कि जब तो दूसरा उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे और भी योग्य लोग होते हैं जो क्या कर सकते हैं, देश की भावनाओं को संभाल सकते हैं। काफी कितने पॉइंट, अब आता है कंपैरिजन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अब आप लोग बताओ, प्रजातंत्र और अधिनायकवादी शासन प्रणाली में तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, प्रजातंत्र और अधिनायकवादी शासन में तुलना। बताओ जरा पहला पॉइंट क्या आएगा, प्रजातंत्र में किसका शासन होता है, जनता का, और अधिनायकवाद में किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का। तो पहली कैटेगरी आ जाएगी, एक तरफ लिखोगे आप डेमोक्रेसी, एक तरफ लिखोगे अधिनायकवादी शासन प्रणाली। पहला पॉइंट दोनों में क्या है, तुलना करने का। प्रजातंत्र में लोगों का शासन होता है, जनता का शासन, और इसमें एक व्यक्ति या एक पार्टी का शासन। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, प्रजातंत्र में कहाँ है प्रजातंत्र, भारत, भारत, हाँ, भारत आपका, और अमेरिका, हाँ, हाँ, फ्रांस, दो चार देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अधिनायकवाद आपका चाइना हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, है ना, साम्राज्य चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी का भी आप उस टाइम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे इटली और जर्मनी में सरकारें बनी थी, वो भी अधिनायकवाद का एक उदाहरण है। प्रजातंत्र जो है वो जनमत पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, और अधिनायकवादी शासन किस पर आधारित होता है, शक्ति पर, बेस्ड ऑन पावर। प्रजातंत्र में आप सरकार को कैसे बदल सकते हैं, हर 5 साल बाद, और अधिनायकवादी शासन में कैसे बदल सकते हैं, सरकार को या अधिनायक को बदलना है, नहीं बदल सकते हैं, तख्ता पलट करके। तख्ता पलट करना उसके लिए क्या होगा, कोई आसानी से तख्ता छोड़ देगा, तख्त छोड़ देगा राज, कब, हिंसा का सहारा,
इलेक्शन। आ रही है बात समझ में? यस मैम। प्रजातंत्र में किसके विकास पर बल दिया जाता है? हाँ, लोगों के विकास पर बल। और उसमें लोगों के क्या राज्य विकास। राज्य, इसमें लोगों के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता है और उसमें राज्य को बढ़ावा जाता है। और प्रजातंत्र में अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। इनको है ना, इसमें अधिकार और स्वतंत्रताएं नागरिक को प्रदान की जाती हैं और अधिनायकवाद में नामात्र की मतलब नहीं भी दी जाती है, और दी भी जाती है तो भी दी न दिए की बराबर है। नामात्र की अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी पर बेस्ड कौन सी शासन प्रणाली है? डेमोक्रेसी, है ना। और अधिनायकवाद में समानता स्वतंत्रता को कोई मायने नहीं रखा जाता, हर एक व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसके बाद जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्री शासन प्रणाली है, वो किसमें विश्वास करती है? शांति और व्यवस्था में। और अधिनायकवाद युद्ध और हिंसा में विश्वास करता है कि युद्ध करना पड़े, अपने साम्राज्य का विस्तार करो, हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वो सही है, युद्ध करना पड़े तो वो सही है। साम्राज्यवाद के पक्ष में कौन सी शासन प्रणाली है? ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार। तो आप देख सकते हैं साम्राज्यवाद के विरुद्ध कौन सी है? लोकतंत्र। और साम्राज्यवाद में विश्वास अधिनायकवाद। ये एक्सप्लेन भी करने में हेडिंग की पैकिंग की है। सरकार की क्रिटिसिज्म करने का राइट, सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं। इसमें लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने का अधिकार, और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में लिखेंगे सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं। और राजनीतिक दलों का होना कहाँ जरूरी है? लोकतंत्र में। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र नहीं चलेगा, है ना। तो राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य, जबकि अधिनायकवाद में एक दल भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का भी शासन है और एक पार्टी का भी हो सकता है। बहुत सारे दलों का नहीं है, एक व्यक्ति या एक पार्टी का। बहुत सारे राजनीतिक दल यहाँ नहीं है, एक ही हो गया। जैसे मैंने कहा चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो एक ही पार्टी है, बाकी और राजनीतिक दल बनाने की वहाँ पर इजाजत ही नहीं है। अगर होते भी हैं तो उनको उड़ा दिया जाता है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इररिस्पॉन्सिबल ऑथोरिटेरियन। अब एक है उत्तरदायी सरकार, एक है अनुत्तरदायी सरकार। उत्तर का मतलब क्या हुआ? जवाब देना, अपने कार्य का जवाब देना। तो डेमोक्रेसी में सरकार क्या करती है? अपने कार्य का जवाब देती है, बताती है जनता की क्या किया उन्होंने, है ना। इतने 5 सालों में क्या क्या काम किए जनता के कल्याण के लिए। जबकि अधिनायक जो है किसी को जवाब नहीं देता, क्या करा क्या नहीं करा उसकी मर्जी है। फिर लास्ट में आता है कि विच ऑफ देम इज बेटर, इनमें से कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी है? प्रजातंत्र। पक्का आप प्रजातंत्र ले लीजिए, है? क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के विकास के लिए काम किया जाता है ना, लोगों के लिए काम किया जाता है। आपको अधिकार स्वतंत्रता ही नहीं होगी। ऐसी जीवन को इमेजिन करो, ऐसी लाइफ को इमेजिन करो जहाँ आपको क्या है? बंधन ही बंधन है, कोई राइट्स, कोई आपको लिबर्टी नहीं है। सोचो वो लाइफ कैसी होगी। आपको ये कह दिया जाए कि अपने घर में ही रहना है, आप पूरी साल आप कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर में रहेंगे, खेत का काम करेंगे, खेत से घर, घर से खेत, बस कुछ नहीं, आपको सब कुछ नहीं करना देता है। क्या ऐसी लाइफ अच्छी है या ऐसी लाइफ अच्छी है? ऐसी लाइफ अच्छी है। कैसी? ऐसी कैसे? जिसमें जनता की आवाज़ सुनी जाए। क्या करना है? हाँ, है ना। क्योंकि स्वतंत्रता हर एक आदमी कैसा क्या चाहता है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, है ना। ठीक है, ये हमारी एक
प्रजातांत्रवादी जो प्रणाली है वो भी यही है। हाँ वो भी